बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। और आईसीसी 2023 ट्रॉफ़ी जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम रही है, जहां पर उन्होंने फ़ाइनल में इंडिया की टीम को शिकस्त दी है 6 विकेटों से। और वहां पर अगर हम देखें तो इस मैच के हवाले से आगे बातें बड़ी हो रही हैं कि ट्रॉफ़ी किस तरह ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की है। ये सब कुछ है, आज हम अपने शो में भी बात करेंगे। कल के फाइनल मैच के हवाले से थोड़ी बात कर लें। 240 रन स्कोर किए यहाँ पर इंडिया ने पहले खेलते हुए। मुश्किलात का शिकार रही उनके बैटर्स, और ख़ासकर अगर मिचेल स्टॉक की बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने भरपूर तौर पर कल अटैक किया इंडियन बैटर्स पे और शुरू में ही विकेटें निकाल दी, जिसके बायस इंडियन टीम प्रेशर में दिखाई दी और सिर्फ 240 रन स्कोर कर पाई। रोहित शर्मा ने 47 रन स्कोर किया है। विराट कोहली ने एक बार फिर उम्दा इनिंग खेली, कल 50 रन से ज़्यादा रन स्कोर किए विराट कोहली ने। और साथ साथ अगर हम बात करें कल के मैच के जो हीरो थे हेड, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और जिस किसी की बैटिंग की बदौलत उन्होंने बासानी 241 रन का टारगेट बासानी चेस करते हुए कल के मैच में दिखाई दी है। और साथ साथ कल के फाइनल मैच के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्योंकि दौरे ऑस्ट्रेलिया पे जाना है, उसके लिए आप चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है, जो 3 टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। पाकिस्तानी टीम में पहली दफ़ा खुर्रम शहजाद है टीम में शामिल हुए हैं, फास्ट बॉलर हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। और साथ साथ अगर बात करें इस वक्त हर की ज़ुबान पर एक बैटर्स का नाम ज़रूर नज़र आ रहा था और वो हैं साइम अय्यूब। तो साइम अय्यूब भी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली दफ़ा टीम में मुंतखब हो गए हैं। तो एक अच्छा साइन है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया गया है, क्योंकि साइम अय्यूब ने भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जो है 553 रन स्कोर किए थे और 3 सेंचुरियाँ उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में स्कोर की। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने टीम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जो उन्होंने इजाफी खिलाड़ी कैंप में बुलाए हैं, क्या उनका हक बनता था इस कौमी टीम के अंदर जगह बनाने का? इस हवाले से भी अपने मेहमान से बात करेंगे। हमारे साथ गौर रज़ा साहब मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कल के फाइनल मैच के हवाले से बात करते हैं। गौर साहब, कल एक फाइनल बड़ा फाइनल था। आधे लोग शायद ये तवक्को कर रहे थे कि बाकायदा तौर पर इंडिया की टीम फाइनल जीतने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह कामयाबी हासिल की है, गो के पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलियन सरजमीन इंडियन सरजमीन पर ऑस्ट्रेलियन टीम है यहाँ पर ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाब हुई है। जिस प्रेशर में खेल रही थी, 1,25,000 से ज़ायद है तमाशाई वहाँ पर मौजूद थे। साथ साथ फिर ग्राउंड के अंदर कुछ वाक़यात पेश हुए। फिर हमने देखा कि जिस तरह बैटिंग तहस नहस हुई इंडिया की, ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में पहली दफ़ा इंडिया की टीम ऑल आउट हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि कल का फाइनल है कि थोड़ा सा डिफरेंट था इंडिया के लिए। एक दिन था वो बुरा दिन, वो कल शायद आ गया उनके लिए। एक्चुअल आपने देखा होगा इंडिया ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप में जितने भी मैच खेले आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उसमें तकरीबन अराउंड लीग के मैचेस से 9 मैच वो जीते और उसके साथ नॉकआउट में क्वार्टर फाइनल मैच और सेमीफाइनल मैच खेला, वो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जीता। 10 के 10 मैच जीते। कल का मैच एक्चुअल उन पे थोड़ा सा भारी रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो कैप्टन था उसके डिसीजन ख़ास तौर पे बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया कि और एक दिन पहले उन्होंने पूरे उस ग्राउंड का सर्वे किया और विकेट को देखा और उसकी फ़ोटोग्राफी करके अपने पास उसका डेटा रखा और अगले दिन उसी विकेट पर उन्हें मैच जब वो टॉस जीते और उन्होंने पहले फील्डिंग का जो है फैसला किया और उसे वो उनके लिए सूटेबल रहा। और उनके ख़ास तौर पे शुरू के जो स्पेल थे फास्ट बॉलर जिन्होंने बॉलिंग की और बहुत अच्छे इंडिया को अंडर प्रेशर रखा, जिसकी वजह से इंडिया के ओपन के बैट्समैन आउट हुए और जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम 240 तक वो रन कर सके। ओवरऑल जो है रोहित और कोहली ने अपनी परफॉर्मेंस देते हुए, ख़ास तौर पे मैं कोहली के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि वो तो 50 से ऊपर उन्होंने रन किए, पर वो क्योंकि अपने लिए वो रन करते हैं और मोस्टली हर पूरे मैचेस में वो रन करते हुए गए और इसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया, पर एक्चुअल वो सूदमंद साबित नहीं हुआ उनके लिए। और टोटल जो स्कोर इंडिया का था वो
कल के मुकाबले पूरे वर्ल्ड कप में लोअर साइड पे मैं समझता हूँ 240 रन, अगर अराउंड वो 300 के करीब 300 से ऊपर रन करते तो एक मैच का डिफरेंट सिनेरियो होता। अच्छा, डिफरेंट सिनेरियो होता, लेकिन ओवरऑल जहां पर हम देखें तो कल थोड़ा सा प्रेशर में, जब 240 थे, 241 का टारगेट था, फिर हमने देखा कि प्रेशर में जरूर रखा, खासकर इंडियन बॉलर ने 47 पे 3 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन फिर जिस किस्म की हेड ने बैटिंग की है, लाजवाब सेंचुरी स्कोर की है, उनका भरपूर साथ एलिमिनेशन नहीं दिया, जिन्होंने ज़बरदस्त बारी खेली। आप समझ रहे हैं कि मिडल्स ओवर जहां पर उनके फास्ट बॉलर नाकाम रहे इंडिया के, फिर स्पिनर्स नाकाम रहे, बड़ा आसानी से वो सिंगल डबल्स पे कंट्रोल कर कर खेलते रहे ऑस्ट्रेलिया। उनको पता था कि हम आसानी से टारगेट पे जा सकते हैं। एक्चुअल देखें ना, पहले 5-10 ओवर जो है ना बहुत अच्छे किए दोनों फास्ट बॉलर ने इंडिया, उन्होंने 3 विकेट ले लिए थे। उसके बाद उन जो ऑस्ट्रेलियन बैटर थे उन्होंने बड़ा, हेड ने ख़ास तौर पे बड़ा, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और पावर हिटर भी हैं, और बड़ा स्ट्रेटजी से उन्होंने सिंगल लेते रहे और सिंगल को छोड़ा नहीं और रोटेट करते रहे। वो ख़ास तौर पे ना अपनी जो है रन टू रन अपनी रन लेते रहे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया पे जो प्रेशर आना था वो शुरू में थोड़ा सा उन्होंने प्रेशर में आए और उसके बाद ग्रेजुअली वो निकलते गए। और हेड ने 137 रन की बहुत बड़ी इनिंग्स खेल के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उन्हें बआसानी कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि तकरीबन 43 ओवर्स में वो रन उन्होंने कंप्लीट कर लिए और हेड की आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, जिसकी वजह से, और शॉट भी जो भी मारा उन्होंने वो बहुत अच्छा शॉट था जो ग्राउंड से बाहर हुआ, जिसकी वजह से रन वो स्मूथली उन्होंने ये और साहब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मैं जिक्र कर रहा था मिडिल्स ओवर्स की, मैं खासकर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग्स के हवाले से, कुलदीप बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, जडेजा जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, आप समझ रहे थे कि मिडिल्स में खेलना थोड़ा सा दुश्वार होता ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को, लेकिन उन्होंने कंट्रोल रखा और ख़ासकर वो सिंगल डबल्स पे बढ़े गए। आप समझिए यहाँ से प्रेशर शायद इंडिया पे कन्वर्ट हुआ। ख़ास तौर पे आपने टेक्निकल चीज़ आपने देखी नहीं, जो ख़ास तौर पे उसमें था, हेड लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन ने इंडिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से वो फील्डिंग सेटिंग और कुछ जो कैप्टन कल जब स्कोर ही 240 हुआ तो वो थोड़े से रोड अंडर प्रेशर नज़र आए। और जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी वो उनके बैटर भी वो टेक्निकली सिंगल दोनों तरफ से ले रहे थे और उसमें गैप नहीं, और उन्हें 5 रन 6 रन की इस हिसाब से खेल रहे थे, जहाँ चांस मिलता था स्ट्रोक मार के वो अपने रन रेट को ऊपर ले जाते थे और बआसानी, इसीलिए तकरीबन 6.5-7 ओवर पहले उन्होंने रन को चेस किया। तो ये ख़ास तौर पे एक बात थी, जो लेफ़्ट एंड राइट का कम्बिनेशन था, उसकी वजह से इंडिया काफ़ी डिस्टर्ब रहा बॉलिंग के अंदर। बिल्कुल, इंडिया बॉलिंग के अंदर डिस्टर्ब रहा। कैसा देखते हैं, छठी बार ट्रॉफ़ी नाम किया है, और जहाँ पर देखें तो 2015 की आखिरी ट्रॉफ़ी नाम की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर 2023 भी उनके नाम रहा। ओवरऑल 13 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं और 13 में जो है 6 की बारी ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफ़ी उठाई है। एक्चुअल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ख़ास तौर पे क्रिकेट कोचिंग या साइकेट्रिस्ट हैं, उनका आजकल जो ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हो रही है वो इसी है कि वो माइंड पर ज़्यादा काम कर रहे हैं और एक डिसीजन मेकिंग जो है ख़ास तौर पे उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टेंट 6 दफ़ा, वो 13 में से 6 दफ़ा वर्ल्ड कप को जीता है। और हम ऐसी टीम जो कंबाइन होके खेल रही थी, बॉलिंग बैटिंग और हर लिहाज से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को, इंडिया के 1.25 लाख से ऊपर लोग वहाँ क्राउड था उसे भी उससे देखते हुए भी उन्होंने स्ट्रेटजी और साइकोलॉजिकल जो उनका था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो उन्हें गाइड किया गया था, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है ख़ास तौर पे छठी बार उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, चौथी बार फाइनल खेल रही थी इंडिया की टीम इस वर्ल्ड कप के अंदर, गो के 8वीं बार है ऑस्ट्रेलिया खेली है फाइनल, लेकिन छठी बार जीतने में कामयाब हो गई। चौथी बार खेल रही थी, टाइटल अगर हम देखें तो उनके लिए भी दूर नहीं था। 3 फाइनल उन्होंने इससे कबल खेले थे और 2 दफ़ा वो जीत चुके थे, यानी कि रेशियो सिर्फ 1 का नज़र आ रहा था कम का, और चौथी बार वो खेल रहे थे।
तो थोड़ा सा प्रेशर, अंडर प्रेशर आप समझते हैं कि या अपने क्राउड का उन्होंने ले लिया या उनसे परफॉर्म नहीं हुआ फाइनल में जाकर? ख़ास तौर पे देखें, जब इतना बड़ा फाइनल होता है, 10 मैच आपने कंटिन्यूसली जीते हुए, तो उसमें कोई मैच भी आ रहा नहीं है, तो वजह ये थी कि आपने ख़ास तौर पे एक तो शुरू का जो टॉस डिसीजन था ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का, उसे उन्होंने जो टॉस हुआ, तो ये लोग ऑलरेडी, ये भी इंडियन भी जो लग रहा है, उनके कप्तान ने एक बताया कि हम भी अगर टॉस जीते तो पहले हम फील्डिंग लेते और बैटिंग का ऑस्ट्रेलिया को देते, और विकेट के हिसाब से ओवरऑल विकेट इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी जो इंडिया के ने उसे प्रेशर लेके रन नहीं कर सके। ख़ास तौर पे बॉलिंग कॉम्बिनेशन, फील्डिंग का कॉम्बिनेशन, जो हेड ने आउटस्टैंडिंग जो कैच रोहित का पकड़ा है, और उसकी वजह से वहाँ से उसके बाद वो टीम पूरी इंडिया की अंडर प्रेशर हुई, और जिसकी वजह से वो परफॉर्म ना कर सके, जो ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ। अच्छा, ओवरऑल परफॉर्म नहीं कर सके। कोहली मैन ऑफ द सीरीज़ ठहरे हैं, बैटिंग में 700 से ज़्यादा रन करते हुए दिखाई दिए हैं। आप समझ रहे हैं कि एक बड़े बैटर्स की बड़ी निशानी है, क्योंकि इससे कबल बड़ी तनकीद हो रही थी विराट कोहली पे कि वो मुसलसल रन नहीं कर रहे थे। फिर एशिया कप में उनकी फॉर्म वापस आई और वो फॉर्म आज तक का फाइनल तक रही। ओवरऑल देखें, कोहली एक बड़ा प्लेयर है माशाल्लाह, वो परफॉर्म करता रहता है। डेफिनेट इस दफ़ा वर्ल्ड कप था इंडिया के अंदर, उसे असल में उसे क्राउड का जो है ना सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो परफॉर्म उसने किया, और ऑलरेडी वो पिछले उसमें भी कुछ अदवार में पिछले उसमें उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही, पर वर्ल्ड कप में, और ख़ास तौर पे जो कोहली है वो टेक्निकली बड़ा साउंड खेलते हैं, वो सिंगल डबल, और उसके बाद जहाँ उन्हें इजी शॉट मिलता है उसे शॉट मारते हैं और उस पर रन करते हैं। और ख़ास तौर वो इनकी कोशिश होती है कि पहले 40 से 50 रन वो करें, और उसके बाद वो जारियाना क्रिकेट खेलते हैं। ख़ास तौर पे मैंने देखा जैसे बाबर और इसकी दोनों की स्ट्रेटजी सेम टाइप है। बाबर बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव ज़्यादा, ये कवर और स्ट्रेट ड्राइव को ज़्यादा खेलते हैं, और सिंगल असल में कोहली नहीं छोड़ते, जो कल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के हेड ने भी यही काम किया, सिंगल डबल, फिर जहाँ शॉट्स मिली और वो 137 रन कर गए कल। बिल्कुल 137 रन स्कोर करते हुए दिखाई दिया है। और कल के मैच पे तो मज़ीद बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ऐलान हुआ उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान को दौरा ऑस्ट्रेलिया करना है, जहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त दौरा अगर कहें तो कहा जाएगा, क्योंकि बड़ी कप्तानी का, क्योंकि पहली दफ़ा शान मसूद कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। ये तो ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात हो गई। थोड़ी सी हम बात कर लें सुपर फिक्स है टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से, जो दुबई में खेला जाना है, वर्ल्ड कप है, बाकायदा तौर पर 8 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। इसी हवाले से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है दाऊद बूझ साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। दाऊद, बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। ओवरऑल टूर्नामेंट होने जा रहा है, वर्ल्ड कप, 8 टीमें इसमें शिरकत करेंगी इस वर्ल्ड कप के अंदर, और पहली दफ़ा जो है टेप बॉल का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। और साथ साथ है, क्योंकि सुपर फिक्स पे अगर हम देखें तो इसको एम्बेसडर के तौर पर शाहिद खान आफरीदी आप लोगों को लीड कर रहे हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जी, सुपर सिक्स टेप बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट लीग होने जा रही है, जिसका बकायदा आगाज 1, 2, 3 दिसंबर को होने जा रहा है। और नॉकआउट के दुनिया का नंबर 1 नाम खान अफरीदी, बूम बूम, ऑब्वियसली ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सारे का सारा समझ तो नवीद अहमद साहब को जाता है, जिनने एक इतने कम मुद्दत में जो है टेप बॉल क्रिकेट को एक इस लेवल पे ले गए हैं। आजकल हर गली मोहल्ले के बच्चे का ख्वाब होता है कि टेप बॉल क्रिकेट जो है उसको किसी तरीके से उसे फजीरा ही मिले। तो ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि नवीद साहब का ये ऐसा एक कदम है, जिसकी वजह से आज टेप बॉल क्रिकेट का गली मोहल्ले का बच्चा है वो आज शारजा क्रिकेट स्टेडियम खेलने का ख्वाब रखते हैं। तो मैं अच्छा, इसमें दाऊद इस टूर्नामेंट के अंदर जो टेप बॉल खेला जा रहा है दुबई के अंदर है, इसमें कितनी टीमें शिरकत कर रहे हैं? क्या इसमें इंडिया की टीम भी शामिल है? जी जी, बिल्कुल इंडिया की टीम शामिल है। और मैं ऑब्वियसली ये भी बताता चलूं कि इसके अंदर श्रीलंका की टीम शामिल है, इनके साथ साथ बांग्लादेश की टीम शामिल है, पाकिस्तान की टीम है, दुबई की टीम है, ओमान की टीम है, सऊदी अरब की टीम है। तो 8 कंट्री पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अफगानिस्तान ईवन क्या आएगा?
दाऊद, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकली फॉल्ट नज़र आ रहा है। इस पर मजीद रब्ता भी करेंगे दाऊद से। इस वक्त गौर साहब मौजूद हैं, तो गौर साहब मजीद हम पाकिस्तानी टीम के अनाउंस पे बात कर लें। दौरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है पाकिस्तान को, शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे पहली दफ़ा। हमेशा मुश्किलात रही है ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, कभी आप सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ नाम करने में नाकाम रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे, लेकिन आज तक पाकिस्तान टेस्ट में सीरीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने में नाकाम रहा। पहली बार शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे और आज बाकायदा तौर पर 18 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान हो गया। साइम अय्यूब पहली दफ़ा टीम में शामिल हैं, खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर फैसलाबाद के हैं, पहली दफ़ा टीम में शामिल किए गए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टीम की सिलेक्शन जहाँ तक मैंने अपनी निगाह से देखी है वो मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रही है। आप समझते हैं कि बिल्कुल सही सिलेक्शन हुई है, वाब रियाज ने की है? ओवरऑल देखें, खुर्रम शहजाद और पाकिस्तान टीम कैप्टन और इसे इंक्लूड किया और खुर्रम शहजाद को लेके आए फास्ट बॉलर को, और शान मसूद को कैप्टन, हम उसे ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश करते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात रही हैं किसी दौर में भी, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो है ना, क्योंकि वहाँ फास्ट विकटें होती हैं, बॉल ऊपर की आता है, और ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ओवरऑल कंटिन्यू आपने देखा कल का वर्ल्ड कप में भी सारा परफॉर्मेंस जो फास्ट बॉलर की उनकी बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत सेटबैक हुआ और वो फाइनल हारे। तो इसी तरह उस पाकिस्तान टीम में भी अभी जो बाबर आजम है, जो बैटर हैं, उनका अभी भी हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या दे सकते हैं। ओवरऑल टीम अच्छी है। साइम अयूब ने अभी तकरीबन 553 रन किए, ओवरऑल 3 सेंचुरी, ये नया एक अच्छा साइन है कि वो अब यहाँ परफॉर्म करके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। खुर्रम शहजाद ने कोई 36 विकटें हासिल की हैं, तो इस टाइप के नए ये दोनों उभरते हुए प्लेयर हैं। मीर हमजा का टीम में वापस आना, हाँ डेफिनेट, अमीर हमजा भी कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस है। और जो इसके बाद हमारे पास वसीम जूनियर फास्ट बॉलर, इनकी लाइनों, अच्छा वसीम जूनियर भी काफ़ी दिनों के बाद टेस्ट टीम का हिस्सा है, फ़हीम अशरफ भी काफ़ी दिनों के बाद टेस्ट टीम का हिस्सा बनते हैं। खास तौर पे वसीम जूनियर जो है, उनकी आपने देखा हो वर्ल्ड कप में बड़ी लाइन और लाइन, तो और वो लंबे ओवर करने की एक क्वालिटी रखते हैं। मैंने उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट पेशावर के अंदर भी, हमने एक इवेंट था उसके अंदर उन्हें बॉल करते हुए देखा, तो वो लंबा स्पेल करते हैं और लाइन और लाइन तो उनकी विकेट टू विकेट होती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो ओवरऑल अब ये खुर्रम शहजाद को लिया, फास्ट बॉलर वसीम है और उसके साथ शन अफरीदी हैं। वो अगर ये 3 फास्ट बॉलर और साथ उसके साथ स्पिनर भी आपने अबरार को लिया है, अबरार है उसके साथ जो ख़ास तौर पे ये फास्ट बॉलर, 3 फास्ट बॉलर और एक अबरार दोबारा। अच्छा एक चीज़ गौर साहब मुझे समझ में नहीं आई, स्टैंड बाई खिलाड़ी यानी कि इजाफी खिलाड़ियों को कैंप में मदऊ किया है, 7 प्लेयर्स को उन्होंने इजाफी मदऊ किया है, जिसमें शाहनवाज धानी है, अरशद इकबाल है, काशिफ अली है, शादाब खान है, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर और उसामा मीर है। इनमें से 7 में से 4 स्पिनर है। क्या आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्पिनर जैसी विकेटें बनाएगा? आपको इजाफी अगर खिलाड़ियों को मदऊ करना था तो आप तेज़ बॉलर को यहाँ मदऊ करते बजाय इसके कि आप स्पिनर्स पर ज़्यादा डिपेंड करें। इन्होंने खासतौर पे अरशद को एक लिया है फास्ट बॉलर को स्टैंड बाई में, बाकी 4 स्पिनर लिए और पुराने लास्ट वो कंटिन्यू पिछले 5-6 साल से टीम के साथ अटैच ही हैं। तो इतने ज़्यादा स्पिनर अभी आपको इस टीम के साथ रखना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई इंजर्ड होता है, जब वो जैसे आप विकेट कीपर टेस्ट के अंदर कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं। इसी तरह फास्ट बॉलर की क्वांटिटी आपके पास स्टैंड बाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। इन्होंने 4 स्पिनर रखे, ये एक मुझे थोड़ा सा यहाँ क्योंकि 4 स्पिनर ये है, फिर 3 स्पिनर उस साइड पे मौजूद है, टीम का हिस्सा है, तो फिर इस पे तो यकीनन सवालात भी उठेंगे, यकीनन इस पे भी बात करेंगे। अब मुझे इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे खासकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, जो टीम अनाउंस हुई है दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, और फिर दुबई में जो सुपर फैक्स है टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप खेला जाना है उस हवाले से बात कर रहे थे। कल के फाइनल के मैच के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गौर रजा साहब, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ है मौजूद है दाऊद बोझ साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है। अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया क्योंकि हम सुपर फिक्स टेप बॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, तो अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है दुबई से नवेद अहमद, जो चेयरमैन है सुपर
फिक्स ग्रुप के, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया। अब उनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इस वक्त टेप बॉल का चर्चा बहुत ही ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, और साथ साथ ये मुंतकिल अब दुबई में हो गया है, और दुबई में वर्ल्ड कप इसका मैच खेला जाना है। पाकिस्तान की तरफ से इस एम्बेसडर के तौर पर शाहिद खान आफरीदी इसको नामजद किए गए हैं। तो यकीनन नवीद साहब से भी बात करते हैं। नवीद भाई, क्या कहेंगे, जो 8 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं, कौन कौन सी टीमें इस टूर्नामेंट में मुमालिक है जो पाकिस्तान के अलावा इंडिया की टीम, क्योंकि मैं दाऊद से पूछ रहा था, दाऊद ने कहा कि इंडिया की टीम भी मौजूद है, तो एक बड़ा मार्का होगा दोनों टीमों के दरमियान। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब फॉर द इनविटेशन। और बताऊं कि बहुत ही बड़ा टकराव होने वाला है अभी शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो कि हिस्टोरिकल स्टेडियम भी है, और ये टूर्नामेंट भी वन ऑफ द बेस्ट होगा इंशाल्लाह। ये भी अपने पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। और इसमें जो टीम्स मैं बताता चलूं कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं। जैसे दाऊद ने बताया कि इंडिया से प्लेयर भी आ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान से भी, श्रीलंका से, फिर उसके बाद यूएई से भी हैं, और इस दफा जो है ना अफगानिस्तान से भी प्लेयर आ रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। और हमारे साथ कुछ बांग्लादेश के प्लेयर भी खेल रहे हैं। तो बताऊं कि इस दफा टाकरे जो है ना, इस दफा टीम सब स्ट्रॉन्ग है, टू मच स्ट्रॉन्ग है। तो इस दफा मजा आएगा, एंजॉय आएगा। चलिए नवीद साहब, आप कह रहे हैं कि मजा आएगा, मजा तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जरूर आएगा, लेकिन इसमें हमने देखा कि एशियन ममालिक आपने रखे हैं, क्या बड़े पैमाने पे आगे जाने का इरादा है आपका? क्योंकि अब हम देखते हैं कि अमेरिका में भी बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, क्या इरादा है कि अमेरिका में कोई ऐसी टेप बॉल के मैचेस कराए जाए? बिल्कुल, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इंशाल्लाह स्टेबल हैं, और यहाँ पे हमने जिस तरह का लेवल हमने स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया है, हम इसको मेंटेन रखेंगे इंशाल्लाह। बताऊं कि यहाँ इस टूर्नामेंट में हमें ऑस्ट्रेलिया से भी अप्रोच किया था कि भाई हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम बेंटर करनी है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास जो कैपेसिटी थी, जो हमारे पास जो प्लान थी, उसके हिसाब से हम ऑलरेडी पूरा जो टीम्स है वो सेट कर चुके थे। तो इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की। तो नेक्स्ट ईयर सीजन 3 जो होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो भी एक रिकॉर्ड होगा। नवीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। दाऊद बोश साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। दाऊद, मजीद है इसमें, क्योंकि बाकायदा तौर पर 8 टीमें शिरकत कर रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पे आप लोग टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, और इसके लिए कोई एनओसी वगैरह होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, या फिर अपनी मदद आपके तहत ये टूर्नामेंट खिला रहे हैं? जी, बेसिकली ये पाकिस्तान क्रिकेट की जाने से कोई इस तरह का हमें जारी, ये बेसिकली अलबत्ता वहाँ से एमरेट की जानी से जब बताया जाता तो फिर हमें हर तरह की जो है किया जाता है, स्पेशली शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अप्रूवल देना, और इसी का वहाँ बड़ा एक अच्छा होता है। तो यूएई गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि प्रॉपर हमें सपोर्ट करने का ऐलान किया इसके। अच्छा दाऊद, है क्योंकि इस पे शाहिद खान आफरीदी का नाम है, आप लोग एम्बेसडर के तौर पर है इस टूर्नामेंट के अंदर, मैं दोनों से यही सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहले नवीद साहब की तरफ आते हैं। नवीद साहब, है शाहिद खान आफरीदी इसके एम्बेसडर है, मजीद और कोई आइकॉन आप लेकर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जो है ना वो काफी सरप्राइज मिलने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी में भी और ग्राउंड में भी काफी अदर सेलिब्रिटी भी हमारे साथ है। तो शाहिद खान आफरीदी जो हमारा पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम है, एक सुपरस्टार है, डेफिनेटली उन्होंने उसका जो है ना वो हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया है, लेकिन कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंशाल्लाह आपको शारजा इंटरनेशनल ग्राउंड में और भी मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी कुछ देर कबल कहा कि 8 टीमें आपको कंफर्म कर चुकी हैं, जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें भी यकीनन दीगर जो ममालिक के प्लेयर्स होंगे, जिस तरह पाकिस्तान से कुछ नामी गिरामी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। टेप बॉल के अंदर जो पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बड़ी टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती है, और खासकर अगर बात करें तो कराची में बहुत ज़्यादा क्रिकेट का रुझान है टेप बॉल का, और बहुत से प्लेयर पाकिस्तान के भी जो है रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए पहले टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे। आप समझते हैं कि आपके टूर्नामेंट में भी कुछ नामी गिरामी प्लेयर पाकिस्तान के भी खेलते हुए दिखाई देंगे? शहजाद भाई, आपको बताऊं कि मेरे ये सुपर फिक्स टूर्नामेंट में खेलने के लिए जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, जितने भी प्लेयर्स डिफरेंट कंट्री से आ रहे वो बेताब थे।
और अभी उनकी दौड़ लगी हुई है कि मीन्स उसका नाम आया और वो सबकी कोशिश ये है कि ये इस टूर्नामेंट को जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सके। तो फिर भी हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी, जितनी एक टीम में सिर्फ 15 ही प्लेयर होंगे, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो फिर भी पाकिस्तान से काफी अच्छे नामी ग्रामी प्लेयर जो है ना ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल में मुजम्मिल कामकुनी रेफरिस्ट है, फिर उसके बाद जहीर कालिया है, तैमूर मिर्जा है, खुरम चकवाल है, छोटा विकी है। आप देखेंगे तो एक से एक बढ़ के, कराची का नाम लेता जाओ तो आपके असद शाह जो है वो कराची से है, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो बहुत ही नामवर प्लेयर है। इंशाल्लाह ये जो टूर्नामेंट है ऑडियंस को बोर नहीं होने देगा इंशाल्लाह। ऑडियंस को बोर होने नहीं देगा ये टूर्नामेंट, यकीनन आप कह रहे हैं नवीद साहब है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो आप दुबई की बात कर रहे हैं, कभी क्योंकि अमेरिका में क्रिकेट ज़्यादा हो रही थी, इस पर मैंने आपसे बात की कि वहाँ पर भी अनकरीब आप कह रहे हैं कि टूर्नामेंट, लेकिन अगर रुझान देखें तो टेप बॉल का बहुत ज़्यादा कराची में खेला जाता है। नवीद साहब, कराची में भी कोई ऐसा टूर्नामेंट कराने का इरादा है? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान में अगर इन केस में किया तो मैं पंजाब सुपर लीग के हिसाब से पंजाब में इंशाल्लाह मैं करूंगा, वो जो नेक्स्ट ईयर में हमारी प्लानिंग में है, लेकिन अभी तक ये फुली डिसाइड नहीं हुआ है। चले, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे दाऊद बूच साहब भी मौजूद है। दाऊद, क्योंकि तुम बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री भी करते हैं, तमाम ही शहरों के अंदर जितनी भी टेप बॉल क्रिकेट होती है उसमें मैं तुम्हें कमेंट्री करता हुआ देखता हूं, और फिर इस टूर्नामेंट को भी आप लीड कर रहे हो। ओवरऑल किस तरह देखते हो इस टूर्नामेंट को? क्योंकि ये टूर्नामेंट है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए आज क्या है, सब कुछ है, शायद पैसा नज़र आता है, इसमें भी चार्मिंग नज़र आ रही है, इस टूर्नामेंट के अंदर भी पैसा बहुत है। तो आप समझते हो जो कराची के जो प्लेयर्स है, क्योंकि खुद आप कराची में बहुत ज़्यादा कमेंट्री कर रहे होते हो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के अंदर, तो बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आपको नजर आए जो बाकायदा तौर पर इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए नजर आएंगे? नवीद साहब ने तो 5-6 के नाम गिना दिए। जी जी बिल्कुल, जिस तरह पॉइंट आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की मेन टीम है टेप बॉल क्रिकेट जो पाकिस्तान से निकलती है, कराची से, पंजाब के से, तो हम सुपर 6 इवेंट के लिए KPK से भी खिलाड़ी लेके जा रहे हैं, खिलाड़ी को कैंसिल होते हैं, फिर पंजाब से भी, क्योंकि पंजाब इज द हब, तो यहाँ से भी जो है वो बाकायदा तौर पर हमने सिलेक्शन की है। कैसे हम अगर स्पोर्ट्स करने की बात करें तो एक आप तक कराची के अंदर, आप पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान में आपका नाम एक बड़े पैमाने, बड़े लेवल पे गिना जाता है, बट उसी तरह ही टेप और क्रिकेट हम बात करते चले तो उसके बड़े बड़े नाम जो है वो इवेंट का जो है वो हिस्सा होंगे। तो यकीन करिएगा प्लेयर खुद कॉल करके बोल रहे कि हमारा नाम इस टीम में, हमारा नाम इससे ज्यादा वो क्रेज हम ये टेप और वर्ल्ड कप का है खेले। और मैं क्रेडिट करना चाहूंगा पाकिस्तान में बेशुमार बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं, कोई के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर है, लेकिन नवीद अहमद साहब इस वन ऑफ से जनाब ये बैंड आते जिन्होंने पेपर क्रेडिट किया, लेके लड़कों को उठा के आज इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे थे, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मुबारकबाद भी। और हमें इस जैसे नवीद अहमद साहब जैसे नाम को बाहर करना चाहिए कि आज का लड़का नशे से बचते पेपर क्रिकेट की तरफ आएगा, उसको भी आगे समझ नजर आएगा कि मैं पेपर वर्ल्ड कप खेल सकता हूँ अगर मेहनत करूँ। चले नवीद साहब की तरफ वापस आते हैं। नवीद साहब, क्योंकि हर का एम होता है कि बाकायदा तौर पर उसकी टीम में फाइनल जीते, और आपकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ भी होगी, दीगर ममालिक के साथ भी होगी, लेकिन कुछ ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी के साथ होती है। आप समझते हैं कि इस टूर्नामेंट का जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, पाकिस्तान ये टाइटल जीतने में कामयाब रहे? जी, मेरी एज ए बीइंग ऑर्गेनाइजर मेरी बेस्ट विशेस सब टीम के साथ है। दिल तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन जो बेस्ट खेलेगा, जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, जिसने अपने परफॉर्मेंस दिखाई, इंशाल्लाह वो टीम जो है ना वो विन करेगी इंशाल्लाह। चलिए नवीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे आप, जहां पर सुपर फिक्स टेप बॉल टूर्नामेंट खेला जाएगा दुबई में, उस हवाले से तमाम ही आगाह कर रहे थे इस टूर्नामेंट के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब। साथ साथ मैं नवीद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दुबई से मुझे टाइम दिया विनर्स टीवी को इस टूर्नामेंट के हवाले से आगाही करने का। साथ साथ अब दाऊद से भी बात कर लेते हैं, आखिरी चलनामा। दाऊद,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंस हो गया है, जो इस टीम की क़यादत चांद मसूद करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, दौरा ऑस्ट्रेलिया का, जहां 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और फिर देखें तो 2 प्लेयर से इसमें पहली दफा इजाफा किया गया है, जो टेस्ट टीम का हिस्सा है, साइम अयूब टीम का हिस्सा है, खुर्रम शहजाद जो फैसलाबाद के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, इस क़ायद आज़म ट्रॉफी में 36 विकेटें वो हासिल कर चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्योंकि नए चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने टीम अनाउंस सही की है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बड़े अच्छे टीम अनाउंस सब हमारी तरफ से बेस्ट इसलिए, बट हमें एक चीज का सोचना पड़ेगा कि हमने कप्तान है चांद मसूद को कप्तानी सौंपी, उससे बैटर डिजर्व करते हैं। अगर मेरे से कोना सवाल पूछे कि भाई कप्तान कौन होना चाहिए, तब तो मैं फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड फर्स्ट ओपिनियन है सरफराज अहमद। बंदा डिजर्व करता है, अभी कराची की टीम टॉप कर है उसमें, तो वो किसकी वजह से होने वाली कैप्टनशिप सरफराज तीनों के अभी सरफराज अहमद का उनके साथ वो ट्रॉफी लेके तस्वीरें भी बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सरफराज डिजर्व कर रहा है कप्तानी का। अब अगर उनको कप्तानी दे दी गई है तो मैं समझता हूँ कि सरफराज को जो है अंदर इस मैच ऐड करा जाना चाहिए। अच्छा नहीं है माशाल्लाह से, अब वो लड़के नाम हमें देखने को मिले तो साफ नहीं था मिलता, तुम गए थे। हम T20 में अगर टीम उठा कर देखें तो कोई टीम खेल रही होती है, ओडीआई क्रिकेट में बात करें तो ओडीआई में कोई टीम होती है और टेस्ट में कोई गिरे नाम होते हैं। तो अब हमें कुछ नए नाम देखने को मिले तो एक अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज को कैडेट देखता हूँ। वहाब रियाज ने यहाँ पे पंजाब के जब पूरे खेलते तो उन्हें बड़ा अच्छा ऐसा बच्चों के लिए स्पेशली फुटबॉल के इवेंट करवाए, क्रिकेट के इवेंट का, इवन के वहाब रियाज ने पेपर क्रिकेट का भी इवेंट करवाया। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा बस ये मेरी वहाब के लिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान के लिए हम सब एक है, हम सब मिलकर चलना पड़ेगा। सरदा मुल्क साहब दाऊद, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे आप। कौमी टीम के हवाले से भी आपने बात की, फिर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के हवाले से भी आपने बात की, और फिर सुपर फिक्स टूर्नामेंट जो टेप बॉल का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है दुबई में, उस हवाले से भी आप गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। दोबारा वापस आते हैं अपने मेहमानों की तरफ। और गौर साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी खासकर टेप बॉल के हवाले से। चंद जुमले टेप बॉल के हवाले से, क्योंकि आप खुद भी ऑर्गेनाइज़र हैं, मुख्तलिफ जगहों पे क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। कैसा देखते हैं इस टेप बॉल वर्ल्ड कप को जो दुबई में खेला जा रहा है, और पहली दफ़ा ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है टेप बॉल का? डेफिनेट टेप बॉल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, और प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत ज़्यादा टेप बॉल खेली है। ख़ासतौर कराची उसमें मेन मरकज़ रहा है, मुल्तान है, लाहौर है, वहाँ लोग सुबह सुबह उठ के टेप बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हम अपने दौर में भी हार्ड बॉल के साथ साथ टेप बॉल भी बहुत ज़्यादा खेली। हर गली कूचे में भी जगह होती है जहाँ भी चांस मिलता है तो टेप बॉल खेली जाती है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अब इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं और फाइनेंशियल प्लेयरों को भी स्पोर्ट्स मिल रही है, तो इसकी वजह से टेप बॉल के प्लेयर भी बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। कराची में ख़ास तौर पे मैंने देखा कुछ लड़के जो हार्ड बॉल खेलते खेलते वो इस तरफ आए, और ख़ास तौर पे आपने देखा मोहम्मद शमी एक ज़माने में अपने टाइम में टेप बॉल खेलते और फिर उसके बाद वो हार्ड बॉल में कन्वर्ट हुआ और पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट उन्होंने किया। कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो टेप बॉल पहले खेलते रहे और उसके बाद पाकिस्तान हार्ड बॉल में आए और उन्होंने वहाँ भी परफॉर्मेंस दी है इन चीज़ों के लिए। और इसी तरह इससे क्रिकेट से क्या है, टेप बॉल से आपके अंदर रिफ्लेक्सेस और जो ना बैटिंग में ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। आपका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव हो जाता है कि बहुत तेज़ बॉल आ रहा है, उसे यॉर्कर्स को खेलना, जब पीछे जो बॉल है उसे खेलने में, तो उससे हार्ड बॉल को भी बेनिफिट होता है। अच्छा, उसके साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शाहिद खान आफरीदी इसको लीड कर रहे हैं इस टेप बॉल टूर्नामेंट को, तो अब अच्छा साइन समझते हैं? हाँ डेफिनेट, पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं इस सब क्रिकेट में, हार्ड बॉल में भी रहे, वो भी एक ज़माने में थोड़ा बहुत टेप बॉल को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। डेफिनेट वो इसके एम्बेसडर हैं। इससे ये है कि क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ये पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए पाकिस्तानी इमेज भी डेवलप होगा कि टेप बॉल, सॉफ्ट बॉल जो क्रिकेट है उससे भी बच्चे कुछ जो हार्ड बॉल में नहीं परफॉर्म करते वो अगर ये यहाँ परफॉर्म करते हैं तो उन्हें चांस मिल सकता है। इस बिल्कुल ये चांस मिल सकता है। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे आपसे और फिर पाकिस्तानी स्कॉट्स पे मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद अनवर साहब ने, स्पोर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। अनवर साहब, सबसे पहले तो कल के फाइनल के हवाले से बात कर लें, क्या कहेंगे? एक ऐसा मैच है जो शायद 1,25,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम, तमाम ही स्टेडियम भरे हों और वहाँ पर फिर शिकस्त है इंडिया का मुकद्दर ठहरी। लेकिन बड़े मैच की अगर हम देखें ना तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है। जिस तरह उन्होंने
अंदाज़ा बिखेरा है खासकर इंडियन बैटिंग लाइन का, आप समझते हैं वहीं से इंडियन टीम का डैमेज लूज़ हुआ? नहीं, जिस सिचुएशन में इंडिया था कल, वो सिचुएशन बहुत नॉर्मल है वनडे क्रिकेट में। आपने जो कहा कि बड़ी टीम और मेंटली और छोटी टीम का फ़र्क यही होता है कि वो उस सिचुएशन से निकलते कैसे हैं। तो जैसा हमने भी इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में देखा था कि बाबर और रिजवान फॉर नो रीज़न शेल में चले गए थे और जहाँ पे ड्यू नहीं भी था उन्होंने रोकना शुरू कर दिया था। कल वही काम विराट कोहली और जो है केएल राहुल ने किया। अगर केएल राहुल स्ट्राइक पे रहते और विराट कोहली तो पूरे वर्ल्ड कप में इसी तरह इनिंग खेलते रहे हैं तकरीबन 90 के स्ट्राइक रेट से, तो विराट कोहली के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे एंड से स्ट्राइक होनी चाहिए थी इनको, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेट करके ये सोच रहे थे कि हम 270-80 करके जो है वो मैच जीत जाएंगे, तो 270-80 का चांस आप वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं लेते। आप जो है वो जाते हैं ऑल आउट, जिस तरह हमने पास्ट में देखा है ऑस्ट्रेलिया को 2003-07 में भी, कि वो जो स्टैंडर्ड टारगेट पार स्कोर था उसको टारगेट नहीं करते थे, वो बियॉन्ड पार जाते थे। वो उस वक्त के दौर में 350 रन का टारगेट था। तो अभी भी कल इंडिया को 300+ का टारगेट जहन में अगर रखते तो केएल राहुल को उस वक्त जो है वो 49 डॉट बॉल मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं। लेकिन पहली दफ़ा कल जो इंडिया की पूरी बैटिंग आई है, पहली दफ़ा ऑल आउट भी हुए इस टूर्नामेंट के अंदर है, तो आप समझते हैं प्रेशर तो फिर भी इंडियन टीम पे रहा है, खासकर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का। ओवरऑल जिस तरह इस टूर्नामेंट के अंदर 8 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीत कर फाइनल खेल रही थी, फिर तमाम के तमाम मैचेस इंडिया ने जीते हुए थे, तो नफसियाती बरतरी तो इस वर्ल्ड कप में अगर देखें तो वो 6ठी बार टाइटल के लिए खेल रही थी और वो 3री बार टाइटल के लिए खेल रही थी। तो फ़र्क तो यहाँ नज़र आ रहा था, क्योंकि 13 टूर्नामेंट्स के अंदर अब 6 दफ़ा टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है। हाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इंडिया को इससे बड़ा चांस दोबारा नहीं मिलना। जितनी स्ट्रॉन्ग ये टीम थी, बैलेंस्ड बॉलिंग, बैटिंग, स्पिन, फास्ट, फील्डिंग, सब कुछ परफेक्ट था। योर होम क्राउड सेटअप, आपको सिर्फ उस फेज़ में जो वो पार्टनरशिप थी कोहली और मैं, क्योंकि नीचे वालों को डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपने जैसा कहा कि उनको तो मौका ही नहीं मिला पूरे टूर्नामेंट में, तो आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो क्या करेंगे। यस, सूर्य कुमार को कुछ करना चाहिए था, लेकिन असल प्रॉब्लम पूरे मैच का मेरे लिए वो फेज़ था जहाँ पे केएल राहुल ने 109 बॉलों में से 107 बॉलों में से 49 डॉट खेली हैं और सिर्फ 66 रन किए। वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 107 बॉल पे 100 रन करते। बैड पिच वहां पर नजर आई आपको इंडिया की। और अगर हम देखें तो जब आपने 241 रन का टारगेट जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने जा रही थी और फिर 47 पर हमने देखा कि 3 विकेटें हासिल कर ली थी आपने, फिर जिस किस्म की हेड ने बैटिंग की, लिबिशन ने बैटिंग की, आप समझते हैं कि वहां पर इन्होंने बड़ा मेंटेन रखा अपने आप को, बड़े शॉट पे नहीं गए, सिंगल डबल्स पे बड़ी तवज्जो दी, फिर मिडल ओवर्स के अंदर उनको विकेटें नहीं मिली जब इंडियन बॉलर को, तो भरपूर तौर पर फिर वो खेलते हुए दिखाई दिए। ये बहुत मुश्किल होता है कैप्टन के लिए कि वो उस वक्त ये रियलाइज़ करे और फैसला करे कि ये मैच कंटेन करने से नहीं जाएगा। लेकिन बीइंग कैप्टन आपकी बार बार आप यही करते हो कि यार मुझे बाउंड्रीज बचा लूँ, लेकिन इन रियलिटी कल बाउंड्रीज बचा के रोहित शर्मा कुछ नहीं कर सकता था। कल रोहित शर्मा को ये डिसाइड रखना चाहिए था कि मुझे इनको ऑल आउट ही करना है। तो अगर 47 पे 3 के बाद थोड़ी पार्टनरशिप हो भी गई थी ना, तो भी आपको अपनी रूटीन फील्ड में नहीं जाना चाहिए था। आपको कंटिन्यू, भले मैच 35 ओवर में ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो 43 ओवर में चेज हुआ है वो 35 ओवर में चेज हो जाता, लेकिन ये कंटिन्यू अटैक पे रहते। इन्होंने वहाँ पे दोनों तरफ से स्पिनर लगा के थोड़ा सा ईज़ कर दिया, थोड़ी सी सेफ फील्डिंग ले ली, इन्होंने स्लिप्स नहीं ली, चीज़ें जो वो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ फील्ड सेटिंग करते हैं। जैसे कल पैट कमिंस की कैप्टनसी आउटस्टैंडिंग थी, तो उस तरह की कुछ टैक्टिक्स रोहित शर्मा करते तो चेंज हो सकता था रिजल्ट शायद। चलें, चेंज हो सकता था। गौर साहब चेंजिंग की बात कर रहे हैं ये अनवर, लेकिन अगर हम देखें तो जहाँ पर मैंने भी जिक्र किया कि मिडिल ओवर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैटर्स के लिए, उस वक्त मेंटेन करो, फिर हावी हो जब इंडियन बॉलर्स 3 विकेटें हासिल कर चुके हों। मैं कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने बाउंड्री पे कोहली खासकर रोहित शर्मा ने कोशिश यही की कि बाउंड्रीज को बचाया जाए, उन्होंने फील्ड खोल दी, जिसके बाद शायद वो सिंगल लेने में भी कामयाब हुए। अनवर कह रहे थे कि वहाँ पर अगर मजीद दबाव होता, अगर दबाव की बात करें तो श्रीलंकन मैच में जहां पर इंडिया ने जिस किस्म की बॉलिंग की 55 पे आउट किया, वहां पर आप समझते वो दबाव रखना चाहिए था ऑस्ट्रेलियन पर। डेफिनेट देखें आप, पहले 40-45 रन के अंदर और शुरू के ओवर्स के अंदर 3 विकेट आप मेन विकेट आउट कर चुके थे।
पर ख़ास तौर पे मैंने आपसे पहले भी बात की कि हेड राइट और लेफ्ट बैटिंग का कम्बिनेशन जो ऑस्ट्रेलिया को उसका एडवांटेज उन्होंने लिया और वो दोनों तरफ स्क्वायर लेग कवर सिंगल उन्होंने नहीं छोड़े और 5 से 6 रन की एवरेज थी वो जो है ना रोटेट करते रहे, रोटेट का एडवांटेज लिया और इन्होंने अपने प्रेशर को रिलीज़ कर दिया है कि इंडियन ने अपनी फील्डिंग को डीप ले गए और जो है ना उसके बाद लास्ट 10 ओवर्स के बाद जिसका एडवांटेज जो है ना ऑस्ट्रेलिया को मिला। ऑस्ट्रेलिया साइकोलॉजिकल आपको मैंने कहा वो कैप्टन का डिसीजन था जो ख़ास तौर पे वो इंडिया पे हावी हो गया जिसका जो ना अगेंस्ट रिएक्शन हुआ जिसकी परफॉर्मेंस जो इंडिया नहीं दे सका उसमें। बिल्कुल इंडिया नहीं दे सका। अनवर आपकी तरफ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन भी बन गई है, वर्ल्ड कप की 6ठी बार है, पाकिस्तान ने दौरा करना है, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने आज बाकायदा पाकिस्तान टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। कादम ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को ज़रूर शामिल किया गया है इस टीम के अंदर। शायद ऐसा लगता है कि चीफ सेलेक्टर बहुत जल्दी में टीम अनाउंस कर गए। अगर ओवरऑल देखें तो जहां पर साइम अय्यूब ने वनडे और कादम ट्रॉफी के 4 रोज़ा मैचेस में उन्होंने सेंचुरियां ज़रूर स्कोर की, 3 सेंचुरियां उन्होंने स्कोर किया, फिर 553 रन उन्होंने स्कोर किए इस टूर्नामेंट के अंदर। फिर खुर्रम शहजाद जो मुस्तकिल अगर हम देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्हें टीम में शामिल किया गया। फिर मीर हमजा काफ़ी अरसे के बाद टीम में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया ने विकेट पर आप समझते हैं कि इन जैसे बॉलर्स की ज़रूरत है, मीर हमजा फिर वसीम जूनियर टीम का हिस्सा बने, उसके साथ साथ फ़हीम अशरफ टीम का हिस्सा बने। आप समझते हैं कि यहाँ पर इन्हीं बॉलर्स की ज़रूरत है और साथ साथ फिर थोड़े से फास्ट बॉलर को भी रेस्ट कराया गया है? देखिए टीम जो सिलेक्शन का जो ट्रिक होती है वो होती 3-4 प्लेयर्स पे, बाकी आपके 10-12 प्लेयर तो अंडरस्टूड होते हैं जो कि आपकी टीम के साथ चल रहे होते हैं। मुझे सिर्फ इसमें ऑलराउंड कैटेगरी में थोड़ा सा जो है वो डाउट्स हैं, और क्योंकि खुर्रम शहजाद बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए अपेरेंटली मुझे सूटेबल लगते हैं क्योंकि वो डेक हिट करते हैं, वो आगे बॉल नहीं करते यूजुअली, जो कि ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे आपको ये लेंथ बॉलर जैसे कि हसन अली करते हैं या खुर्रम शहजाद करते हैं इस किस्म के। लेकिन वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ फिर भी डेक हिट करते हैं, लेकिन वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आगे बॉल करते हैं। शाहीन के पास लेकिन क्लास है, पेस है, तो लेकिन वसीम जूनियर की सिलेक्शन कहीं से नहीं बनती थी। आप 9 फर्स्ट क्लास खेले हुए ऑर्डिनरी सा आपका रिकॉर्ड हो, 15 का शायद इस बेस पे तो नहीं है कि वर्ल्ड कप में थोड़ी सी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। वर्ल्ड कप में तो आपकी लेंथ और वो वनडे क्रिकेट की टैक्टिक बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ मीडियम वहाँ पे आपने लेंथ बॉल करनी है, आई नो कि उसके पास टैलेंट है, लेकिन आपका एक प्रोसीजर और गाइडलाइंस होनी चाहिए। या तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो साइम अय्यूब की तरह के जिसको आप एक सीजन में पिक कर लें, यानी कि आप सब अग्री करते हैं और हम सब अग्री करते हैं, लेकिन वसीम जूनियर ने कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास में नहीं दी हुई, ना ही जो है यहाँ पे दी है कोई वर्ल्ड कप में। ये तो हम इन कंपैरिजन देख रहे हैं ना हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी से और हसन अली से, लेकिन अगर आप अभी वर्ल्ड कप के स्टैट्स उठाएं तो इट्स वेरी ऑर्डिनरी स्टैट्स फॉर इवन वसीम जूनियर एज वेल। चले वसीम की तो आपने बात कर ली, इस टीम के अंदर हसन अली भी टीम का हिस्सा है, 2 सीनियर्स बॉलर्स टीम का हिस्सा हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली। बड़ा दबाव होगा दोनों बॉलर्स पे क्योंकि वर्ल्ड कप में आपकी कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं रही है, फिर टीम का हिस्सा बने हैं दोनों, तो क्या समझते हैं कि इन्हें भी परफॉर्मेंस अब देनी है इस सीरीज़ के अंदर? देखें ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशन में मुझे तो आई एम नॉट श्योर कि हाउ फिट हसन अली इज़। एक बंदा आपका वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट रेगुलर जो है वो नहीं खेल पा रहा बिकॉज ऑफ फिटनेस, और आप एक 3 टेस्ट मैच की लॉन्ग सीरीज़ के लिए जो है वो आप उसको लेके जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में जस्ट आप आगे बढ़ें, छोड़ दें इन लोगों को, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ही है। फ़हीम अशरफ ने कोई परफॉर्मेंस थोड़ी दी है अभी जो टीम में दोबारा आए, ना हसन अली ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस। एक्सपीरियंस की बेस पे आप एक हद तक कैरी करते हैं। अब वी ऑल नीड टू मूव ऑन, अब क्योंकि आप मेरिट को ख़त्म कर रहे हैं, फिर जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप चांस नहीं दे रहे। इट्स गुड कि इन्होंने 2 बंदे एक्स्ट्रा डाल दिए तो इसलिए अभी हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर यही 16 की टीम होती तो फिर आप क्या करते? तो आपने तो 18 करके आपने बैलेंस कर लिया, आपने पुरानों को भी अकोमोडेट कर दिया और मीर हमजा और खुर्रम शहजाद को टीम में डाल लिया।
तो मुझे हसन अली की फिटनेस के हवाले से डाउट है कि वो अपने एक्सपीरियंस पे खेल रहे हैं। बिल्कुल गौर साहब की तरफ भी इसी पे आते हैं। गौर साहब जिस तरह अनवार कह रहे हैं कि फिटनेस मसाइल तो वनडे में नज़र आ रहे थे हसन अली का, फिर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए भी उनका नाम आ गया। उनका यही कहना था कि मजीद एक नौजवान खिलाड़ी को आप चांस देते थे। अरशद इकबाल जिन्हें आपने इजाफी खिलाड़ी के तौर पर कैंप में मदऊ किया है, शाहनवाज धानी को कैंप में मदऊ किया है, आप इनमें से 2 में से एक प्लेयर्स को लेके चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए। डेफिनेटली ये देखें ना, ये वहाब रियाज खुद फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने इसमें 6 फास्ट बॉलर मीडियम पेसर को इंक्लूड किया है, जिसमें पुराने 4 हैं, 2 नए फास्ट बॉलर अभी लिए हैं इन्होंने। तो ख़ासतौर पर अमीर हमज़ा तो कुछ चल रहा है, खुरम शहजाद जो है ना बहुत अच्छा सुना है, यंग 23 ईयर ओल्ड फास्ट बॉलर है, अच्छा बॉल करता है और अभी 36 विकेट ले चुका है डोमेस्टिक सीज़न के अंदर। तो ऐसे प्लेयर्स को यूटिलाइज करने के लिए यंग को, उसके साथ अब अरशद ने बहुत अच्छी प्रीवियस परफॉर्मेंस दी है, वो अच्छा फास्ट बॉलर है, उसे इंक्लूड करना चाहिए था, उसे स्टैंड बाई में उन्होंने रखा है और धानी को स्टैंड बाई में रखा है। इससे बेहतर हसन अली की जगह स्विच ओवर करके या आप धानी को ले सकते थे। उसके अंदर एक थ्रिल है, थ्रिल आप समझते हैं, वो कोई भी बॉल करता है तो अपनी जान दिल से बॉल करता है, उसका प्रेशर जो है ना इंडियन भी उसे महसूस करते हैं, ऑस्ट्रेलियन के भी। तो उसके अंदर एक जो थ्रिल नज़र आती है फास्ट बॉलर वाली, वो उसे यूटिलाइज करना चाहिए था। उसके साथ मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी ज़्यादती हो गई है, अगर वो मेन स्ट्रीम टीम में होते तो वो ज़्यादा बेहतर। चले मेन टीम के अंदर होते 3 ऑलराउंडर इसमें है अनवार है, आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा है, फ़हीम और वसीम के हवाले से आप बात कर चुके हैं। आमिर जमाल को किस तरह देख रहे हैं इस टीम के अंदर आप? यंग है और अच्छा परफॉर्मेंस। आमिर जमाल ने भी अभी क्या कहते हैं 26 फर्स्ट क्लास खेले हैं, विकेटें 76 कुछ हैं इनकी, बैटिंग में भी 20 का एवरेज है, 20-21 का। तो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई बहुत लग्जरी नहीं है, यानी कि बहुत सारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर घूम नहीं रहे। वनडे और T20 में आपकी मजबूरी है कि आपको ऑलराउंडर टीम में ऐड करना ही करना है, वरना आपका पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। टेस्ट में ये मेरे लिहाज से ये मजबूरी नहीं है। तो अगर कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती आप 3 ऑलराउंडर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पेशलिस्ट के ऊपर जा सकते थे। आपने अरशद इकबाल की बात की, मैं बहुत अरसे से उसके बारे में इको कर रहा हूँ। अनवर आप इको उस पे कर रहे हैं अरशद इकबाल पे, लेकिन शाहनवाज दानी का क्या कसूर है जो मुसलसल टीम के साथ 2.5-3 साल रहा, फिर आपने उसको साइडलाइन के कर दिया, फिर पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी की, उसने वहाँ परफॉर्म किया। फिर अगर हम देखें तो मोहम्मद हसनैन भी फिट हो गए, उनका क्या कसूर था जो टीम के साथ ट्रेवल भी करते रहे, उमदा परफॉर्मेंस भी देते रहे? शाहनवाज धानी और मोहम्मद हसनैन की लक ऐसी रही कि वो टीम के तो बहुत करीब रहे, लेकिन उनको खेलने के मौके नहीं मिले। तो जिन्हें मौका नहीं मिलेगा खेलने का, बगैर खिलाए आप टीम से ड्रॉप कर देंगे? बिल्कुल, यही तो ज्यादती है कि आपने, जो मैंने पहले भी कहा था कि रोटेट ही नहीं किया आपने, बेंच स्ट्रेंथ और अपना जो पूल था उसको यूटिलाइज नहीं करते थे। आप वही 12-13 लड़के खेलते रहते थे और जो बाकी ट्रैवलिंग प्लेयर्स होते थे या रिजर्व होते थे वो अनयूटिलाइज होते थे। अभी भी वर्ल्ड कप में इन्होंने यही किया, इन्होंने चांस ही नहीं लिया कि किसी रिजर्व को, जबकि 2-3 मौके ऐसे आए थे जिसमें आप बहुत आसानी से जमान को इन कर सकते थे, शादाब खान की और हसन अली की जगह, और बीच में हारिस रऊफ भी अनफिट हुए थे। लेकिन ये डरते हैं कि कहीं किसी को इन किया, 1-2 मैच खिलाया और उसने परफॉर्म कर दिया तो फिर सबको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चले परफॉर्म कर दिया, सबको जवाब देना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान कप है, कायद आज़म ट्रॉफी, सब में बड़ा ज़बरदस्त बल्ला चल रहा है उनका। और अगर देखें तो सुपर लीग जितनी भी होती है वहाँ भी बल्ला चलता दिखाई दे रहा है। साइम अयूब की मैं बात कर रहा हूँ, 553 रन बोर्ड पे सजाए हैं कायद आज़म ट्रॉफी में, 3 सेंचुरियाँ इंक्लूड हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए। आप समझते हैं कि बेहतर चॉइस है? बिल्कुल बेहतर, या जल्दी हमने टेस्ट कैप देने की सोच लिया है? नहीं, आपके पास एक प्लेयर का कोटा तो हर सिलेक्शन में आपको रखना चाहिए, जो आप आई के ऊपर और टैलेंट के ऊपर सेलेक्ट करें। उसमें आप ये ना देखें कि उसको कितना टाइम हुआ है और इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर उसको पूरा कॉन्फिडेंस दें कि आप पूरा साल अब इस टीम के साथ हैं और आप अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलें। अब वहाँ पे जाके अगर इसको, ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली भी हमने देखा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर खेलते हैं तो आप टीम को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। आप अगर अटैकिंग क्रिकेट, लेंथ बॉल को, शॉर्ट बॉल को पुल करते रहें, ड्राइव मारते रहें, तो आप, तो साइम अयूब को अगर इन्होंने अपने तौर पे चेंज कराने की कोशिश की तो फिर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको नेचुरल खेलने दें और इसको अलाउ करें कि आप 0 पे आउट होते हैं या आप 15 रन करते हैं, इट्स फाइन, आप तीनों टेस्ट खेल रहे हैं तो फिर मज़ा आएगा। चलें इसी पे गौर साहब है, साइम के लिए क्या कहेंगे?
साइम डेफिनेट अभी करंट सीजन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे सिलेक्ट किया गया और उसे हाँ ये डेफिनेट जो हमारी वहाँ सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट कमेटी है उसे फ्री हैंड देना चाहिए नए प्लेयर को। जब आप लेके गए उसे चांस दें। ऑस्ट्रेलिया में अगर वो परफॉर्म करता है और यंग उभरते हुए करंट हमारा असासा है और इस टाइप के जो क्रिकेटर हैं उन्हें जब तक आप फ्रीली माइंड फ्रीली वो नहीं करेंगे तो आप वो परफॉर्मेंस नहीं आप ले सकते। तो साइम अभी करंट परफॉर्म कर रहा है तो इसी वजह से उसे एक फ्री फिर गौर साहब अनवार कह रहे हैं कि टेक्निक पे उन्हें ना छेड़ा जाए, जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं उन्हें खेलने दिया जाए खुलकर, चाहे वो 0 पे आउट हो चाहे वो सेंचुरी। पाकिस्तान के अंदर यही प्रॉब्लम है जब आप पाकिस्तान टीम में आते हैं तो उसकी टेक्निक को देख के, क्योंकि वो नए कोचेज वहाँ अटैच होते हैं तो वो टेक्निक देख के उसके फॉल्ट ढूंढ के उसे बताते हैं। उसका जो पॉजिटिव साइन है कि वो किस टाइप का स्ट्रोक मार रहा है, कि स्ट्रेट ड्राइव अच्छा खेल रहा है या पुल को अच्छा खेल रहा है कर रहा है, तो अगर ये उसके अंदर है तो उसको ही बेटर करना चाहिए, नई चीज़ को लेना है। ऑफ सीज़न में आप उस पर काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ यही तो फुकदान है कि हम ऑफ सीज़न में कोई उन पे काम नहीं करते। सिर्फ जब करंट टीम के अंदर जो कैंप लगता है बिफोर कोई भी टूर्नामेंट से पहले, उसके अंदर उसकी करेक्शन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह वो टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस। थोड़ी सी हफीज़ की बात कर लें, हेड कोच के तौर पर टीम के साथ मुंसलिक हैं, अनवार क्या कहेंगे? मैं उनकी एज अ डायरेक्टर क्रिकेट अपॉइंटमेंट पे तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ राइट डिसीजन। वो मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं, सारे प्लेयर्स से इन टच हैं और सारी चीज़। हेड कोच शायद इंटरिम रोल है और इंटरिम ही रहना चाहिए। ही शुड नॉट बी द परमानेंट हेड कोच ऑफ द टीम। उसके लिए आप यूनुस खान वगैरह को देखें, अगर आप लोकल कोच पे जा रहे हैं, पाकिस्तानी कोच पे। चलें, अनवार कह रहे हैं कि लोकल कोच पे अगर जा रहे हैं, पाकिस्तानी कोचेस पे जा रहे हैं तो यूनुस खान सबसे बेस्ट है कोच नज़र आते हुए दिखाई देंगे। अनवार आपका बहुत शुक्रिया, गौर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते टेनिस चैम्पियनशिप मुनक़िद हुई है यूनियन क्लब के अंदर और 70 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें सिंगल और डबल्स में मुकाबला कर रहे थे। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज भी देखते जाएं। चैंपियनशिप यूनियन क्लब में अख्तिताम पजीर हो गई। इवेंट में 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जिन्होंने सिंगल्स और डबल मुकाबलों में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी शहजाद काज़मी सेक्रेटरी यूनियन क्लब थे, जबकि दीगर खेलों से वाबस्ता शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर और खिलाड़ियों ने इवेंट को खूब सराहा। डेफ एंड इंटेलेक्चुअल हो, चाहे व्हीलचेयर के बच्चे हों, ये सब वो बच्चे हैं जैसे कि रिसेंटली चाइना पैरा ओलंपिक में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मैप टू द एशियन गेम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हैं। सर आज मेरे कराची यूनिफाइड जो मेरा क्लब है, फर्स्ट टाइम आके बच्चों ने खेला और विन किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा यही है कि आगे इस तरह के इवेंट्स होते रहें। ने हमेशा ग्रास रूट लेवल के खेलों की बड़ी मदद की। बड़े खेलों पे, बड़ी जगहों पे तो लोग जाते ही हैं, मगर आप जिस तरह मोइन साहब मेहनत कर रहे हैं खेलों के प्रमोशन के लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हॉकी और अभी लास्ट टाइम मैं जर्मनी गई थी, वहाँ से मैंने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल लिया और मैं अपनी टीम की कैप्टन थी। और आज मुझे बुलाया सर अमानी ने और मिस ज़ारा ने, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम पहले नंबर पे होगा इंशाल्लाह, और अपनी मेहनत जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं। टेनिस चैम्पियनशिप ये कराची की सिर्फ चैम्पियनशिप थी और इसके अंदर कराची के 70 से ज़्यादा प्लेयरों ने, बॉयज़, गर्ल्स और स्पेशल बच्चे और व्हील चेयर के बच्चों ने हिस्सा लिया। आखिर में मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमानों ने टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।